नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म आयुर्वेद की एक ऐसी विधा है जिसके ज़रिए शरीर के रोगों को ठीक किया जा सकता है और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको और बेहतर किया जा सकता है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आयुर्वेद के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक गोयल जी से, जो इस क्षेत्र में महारत रखते हैं और उनसे हम जानेंगे कि पंचकर्म क्या होता है, पंचकर्म किन्हें कराना चाहिए, पंचकर्म कराने की कितनी विधियां हैं, पंचकर्म को लेकर के बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। अंत में हमसे जानेंगे कि पंचकर्म के को अगर हम कराते हैं तो उसका खर्च कितना आता है। तो चलिए, स्वागत है अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में। नमस्कार रविंद्र जी, धन्यवाद। अभिषेक जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो पंचकर्म है ये एग्जैक्टली होता क्या है, आयुर्वेद में इसे किस तरह से विस्तार बताया गया है। पंचकर्म एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जैसा कि हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया है। तो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट है, तो अष्टांग हृदय वगैरह जितनी भी हमारी संहिताएं हैं उनमें ये वर्णन किया गया है। एक चिकित्सा पद्धति है जो कि एक बीमारी को ठीक करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कि शोधन भी होता है, शोधन चिकित्सा भी होती है, और एक होती है जो आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके उसको जो है एक रिजुविनेशन, या जिससे आप कह सकते हैं कि एक नया उसमें जो बदल हो सकता है या उसमें सुधार किया जा सकता है। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा की जा सकती है। जी जी, तो अक्सर ये सुना जाता है कि पंचकर्म, तो इसमें क्या क्या होता है, और दूसरा हम ये जानते हैं कि पंचकर्म कोई एक ही चीज है या इसके अंतर्गत भी कुछ इसके और भी प्रकार होते हैं। देखिए, मूल रूप से पंचकर्म जो है ये दो प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे अगर आप चरक संहिता के अनुसार देखें और सुश्रुत संहिता के अनुसार देखें, तो चरक जो हैं वो चिकित्सा संप्रदाय से माने जाते हैं और सुश्रुत जो है शल्य संप्रदाय से आते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने जो कहा है, उन्होंने कहा है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो इस तरह के ये 5 प्रमुख कर्म या प्रधान कर्म जो है ये सुश्रुत संहिता के आधार पर बताए गए हैं, और चरक संहिता में है वमन, विरेचन, निरुह, अनुवासन और नस्य। ये इस तरह के 5 चिकित्सा जो कर्म हैं वो हमें चरक संहिता में बताए गए हैं। और अब कुछ जी जी, आप कुछ बोल रहे हैं। जी हाँ, और इसमें भी अगर हम देखा जाए तो मूलभूत रूप से 2 प्रकार के हम पंचकर्मा को समझ सकते हैं। जैसे एक तो होता है आपका ये जो रोगों के उपचार के हेतु मुख्य रूप से कार्यकारी सिद्ध होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है आपके शरीर को पुनर्जीवन या रिजुविनेट करने के लिए, जो आपके शरीर को जो भी आपके शरीर में हानि हुई है, डैमेज हुआ है, या जो भी आपके शरीर में नुकसान हुआ है, उसकी जो है भरपाई करके उसे पुनः स्वस्थ और निरोगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे बढ़ सकती है, इस तरह की प्रक्रिया है। तो 2 प्रकार की है इसमें, एक रोगों के उपचार के हेतु है, और दूसरी जो शरीर को उत्तम धातु युक्त और रोग प्रतिरोधक क्षमता युक्त बनाने के काम में आती है। जी, अच्छा, इसके बाद अभिषेक जी हम जानना चाहेंगे कि अगर पंचकर्म की हम बात कर रहे हो, पंचकर्म के उपचारों की बात कर रहे हैं, तो इनसे किस किस तरह की बीमारियों से निजात पाई जा सकती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। साधारणतः पंचकर्म चिकित्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने और जटिल रोगों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जिस प्रकार की जिन शरीर में मतलब बहुत समय से रोग है और दोषों की बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है,
तो उसमें ये रहता है सर कि जैसे हम इसे एक शोधन प्रक्रिया बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो शोधन प्रक्रिया होती है वो विकृत हुए दोषों को, मलों को जो शरीर से निकाला जाता है और उसके द्वारा अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। जिसके अंदर आपका यूँ समझिए कि आम वात है या वात रक्त है या कफज विकार है, जैसे कि अस्थमा है, दमा श्वास होता है, मधुमेह में है। तो इस प्रकार अनेक रोगों में इस तरह की शोधन पद्धति में पंचकर्म से आपको लाभ मिलता है अनेकों रोगों में। जी। तो अब बात आती है डॉक्टर साहब की, अगर इस पंचकर्म को कराने की बात है तो इसको कब कराना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर रोग की चिकित्सा को देखा जाए तो उसकी अवस्था के अनुसार और काल के अनुसार ये चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है कि इससे किस प्रकार की चिकित्सा दी जानी चाहिए रोगी को, जैसे वमन है, विरेचन है। और यदि सामान्यतः आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं या आपके शरीर में छोटी-मोटी कोई भी समस्याएँ हैं और उन समस्याओं का जिन-जिन दोषों से संबंध है, उन दोषों के आप ऋतु में उनका शोधन प्रक्रिया द्वारा, पंचकर्म द्वारा उपचार कर सकते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु जो है वो वात का काल है। तो वात के काल में हमें क्या रहेगा कि न्यूरोलॉजिकल और अनेक तरह के वात विकार जो हैं, उनका उपचार करने के लिए बस्ती चिकित्सा पद्धति जो है पंचकर्म में उसका उपयोग किया जाता है, जो कि वात का शमन करती है और शोधन करती है। इसी तरह से अगर हम वसंत ऋतु में देखें, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो जितने भी कफज विकार हैं, जैसे कि दमा श्वास है, मधुमेह है और अन्य त्वचा के चर्म जो कफ दोष के कारण हो रहे हैं या और भी अनेक जो बीमारियां जो कफ दोष के कारण होती हैं, तो उनके उपचार के हेतु वसंत ऋतु में वमन कर्म किया जाता है। तो अब आते ही है पित्त की बारी। तो पित्त दोष के बारे में हम विचार करें तो शरद ऋतु जो काल है, शरद ऋतु का काल ये समझिए मिड सितंबर से मिड अक्टूबर, ये आप मुख्यतः इसे शरद ऋतु मान सकते हैं। और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें अनेक तरह के जैसे आपके शरीर में लक्षण हो सकते हैं, जैसे पित्तज त्वचा के विकार हो सकते हैं, अम्ल पित्त हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है और लिवर की कुछ समस्याएं हो सकती हैं जो कि पित्त दोष के कारण हो रही हों। तो शरद ऋतु में अगर आप विरेचन करते हैं तो ये पित्त के जो विकार हैं आप उनसे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर एक सामान्य वे में देखा जाए, सामान्य प्रकार से देखा जाए तो ऋतु अनुसार भी शोधन प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आप अपने शारीरिक लक्षणों और अपने जो वैद्य हैं उनसे परामर्श करते हुए कर सकते हैं। और जो रोग है, रोगों के उपचार फिर वो उसके रोग की स्थिति, बल, अबल और व्यक्ति के बल और अबल, ऋतु, काल, देश, इन सब के आधार पर वो निर्धारित की जाती है कि इन्हें किस तरह की चिकित्सा पद्धति जो है वो लाभदायक सिद्ध होगी इनके रोगों में। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शक को। अब इसके बाद हम चलेंगे कि पंचकर्म को लेकर के काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। कई लोग सोचते हैं ये शायद एक दिन में हो जाता है, ये कुछ स्पा तरीका का ट्रीटमेंट है, गए और आपने करा लिया। तो आपके पास तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे और वो किस तरह की भ्रांतियों को आपके पास लेके आते हैं, आप उन्हें थोड़ा दूर करें। देखिए, पंचकर्म को लेकर के लोगों का अभी पूरी तरह से एक बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, पर वो अभी कुछ-कुछ चीज़ों को समझने लगे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भई कोई व्यक्ति रोगी के साथ आता है, रोगी जो है रोगी का तो उपचार कराने के लिए वो आता ही है, साथ में वो आता है जो अटेंडर, वो बहुत सारे ऐसे प्रश्न करता है कि सर मैं ये पंचकर्म कराना चाहता हूँ, तो मुझे मतलब कौन-सा पंचकर्म कराना चाहिए या क्या कराना चाहिए? तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या मैं अभ्यंग या स्वेदन करा सकता हूँ? तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि देखिए अभी 2 तरह की थेरेपियों के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 तरह की चिकित्साएँ होती हैं। एक तो होती है रोगोपचार के लिए और दूसरी होती है आपके शरीर को
एक बेहतर बनाने के लिए आपके जो शरीर में जो हानि हुई है या क्षय हुआ है, क्षति हुई है या जो भी अ, समस्या हुई है, मतलब एक एज के अनुसार भी हुई है, अगर आप अपने शरीर को पुनर्जीवन देना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं, तो वो एक अलग पद्धति है। तो इस प्रकार पंचकर्मा में 2 तरह की पद्धतियाँ होती हैं। एक पद्धति जो चिकित्सा के लिए कार्य करती है और दूसरी पद्धति जो आपके शरीर को सुदृढ़, स्वस्थ और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए करती है। और जैसे कि लोग समझते हैं कि स्पा है, तो स्पा और जो पंचकर्म है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। पंचकर्म एक देखिए ये एक सिद्धांत है, एक जो चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है और अपने शरीर को स्वस्थ और अपनी आयु को बहुत अच्छा और स्वस्थ करने के लिए, अपनी आयु बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जहाँ तक ये है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसके बाद बात आती है हमारे दर्शकों की ओर से आने वाले एक और प्रश्न की, जिसमें वो अक्सर ये पूछते हैं कि अगर हम पंचकर्म कराते हैं तो हमें कितना खर्चा देना होगा या कितना उसमें पैसा लगेगा? देखिए उसमें बहुत सारे अलग-अलग रोगों के ऊपर बहुत सारी अलग-अलग चिकित्साएँ काम करती हैं, बहुत-बहुत अलग तरीके के पंचकर्म पद्धतियाँ होती हैं। तो उसमें आप सामान्यतः हम अभ्यंग है, स्वेदन है, बस्ती है, शिरोधारा है, नस्य है, शिरोबिच्छू है और अपने घुटनों के लिए जानु बस्ती है, जानु बिच्छू है। अगर आपको स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या है, तो उसको अगर सर्वाइकल की समस्या है, तो आपको ग्रीवा बस्ती होती है। अगर लंबर मतलब बैक साइड की प्रॉब्लम है, तो उसको कटी बस्ती कहा जाता है। और इसी तरह के अनेक प्रकार की जो है पद्धतियाँ होती हैं, जिनमें अलग-अलग तरह का औषध प्रयोग भी होता है और अलग उसमें समय कालावधि लगती है और जो मटेरियल लगता है और जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, इन सभी का जो खर्च वगैरह निकालने के बाद जो आपका अमाउंट बनता है, उसके अनुसार ये आपकी अ, खर्चा उसका निर्धारित किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब इसमें जी। जो बीमारियाँ हैं, वो कितनी पुरानी है और आपको ठीक होने में कितना समय लगेगा, कितने दिन की आपकी थेरेपी होनी है, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन, उसके आधार पर भी ये निर्धारित किया जाता है। जी। डॉक्टर साहब इसमें अगर बात करें कि न्यूनतम प्रतिदिन का खर्चा कितना हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है? अ, न्यूनतम हम देखें तो लगभग 2,500 से 3,000 हम लगा सकते हैं और अधिकतम 5 से 7 प्रतिदिन का इसमें खर्चा आ सकता है। वो आपकी रोग पर निर्भर करता है और आपकी जो शारीरिक जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। जी। और अधिकतम आपने नहीं बताया। अधिकतम में 7,000 के लगभग कहा है आपसे। 3,000 से लेके 7,000 के बीच का जो है खर्चा आ सकता है प्रतिदिन का। निर्भर करता है कितनी थेरेपी होनी है और कितने दिन तक होनी है। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आज की जानकारी के लिए। आपने पंचकर्म बहुत करके बहुत विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी और कब, क्यों और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है, कितना इसमें खर्च आता है, किन लोगों के लिए ये उपयुक्त है, किन बीमारियों का इलाज इससे किया जा सकता है। तो जी। आशा करता हूँ कि दर्शकों को इस इंटरव्यू से काफ़ी जानकारी पंचकर्म को लेकर के मिली होगी। अगर इसके जी। बावजूद दर्शकों अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमारे इनबॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से आपके प्रश्नों के उत्तर जल्द लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। आज की जानकारी के जी। लिए डॉक्टर साहब एक बार पुनः धन्यवाद। पुनः धन्यवाद थैंक सर यू वेरी आपका। मच। सभी दर्शकों का।